So, hello everyone, Ankita this side. Welcome to Competitive Edge with Ankita. इससे पहले की कुछ वीडियोस में हमने अभी हमारा जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के इंस्पेक्टर का, हम उसके क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। आज की वीडियो में हम उससे आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, A satellite is orbiting the Earth in a circular orbit at a height where the acceleration due to gravity कितनी दी है हमें 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। If the radius of the Earth is 6371 किलोमीटर, हमें क्या बताना है, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। ओके, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट का फॉर्मूला क्या होता है, v से लिख रही हूँ, क्या होता है अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर। ओके, आर क्या होता है हमारा, आर होगा हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सेंटर। ओके, डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सेंटर। आर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब हमें एक फॉर्मूला चाहिए जिसे क्या हो हम आर की वैल्यू फाइंड कर सकें। ओके, क्या करेंगे हम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, स्मॉल जी आर से लिखेंगे, क्या आएगा जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। ओके, और हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये आर जो है ये है रेडियस ऑफ द अर्थ, और स्मॉल आर जो है हमारा वो है डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सेंटर। ओके, इस फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं, जी एम की वैल्यू लिख सकते हैं जी आर स्क्वायर। नेक्स्ट स्लाइड पे लिखेंगे, जी की वैल्यू जी एम की वैल्यू क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे हम, अब हमारी जी एम की वैल्यू आ गई, अब हम इसको पुट करेंगे जी आर वाली इक्वेशन में। ओके, क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा, क्या लिखेंगे यहाँ, जी आर स्क्वायर लिख सकते हैं, कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में क्या है हमारा स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे, हमारा ये हमें यहाँ क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट, किसी हाइट पर 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या लिखेंगे इसको हम, अब हम ये जी जो है अब यहाँ डिवाइड हो जाएगा, क्या करेंगे 4.9 अपॉन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है 9.8। ओके, 9.8 होती है उसकी वैल्यू। क्या करेंगे अब हमारा होगा, अब यहाँ से करेंगे आर अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। ओके, अब इसको काटेंगे 1 अपॉन 2 आ जाएगा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब हम लिखेंगे 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू आर अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। ओके, यहाँ से हम स्क्वायर रूट लेंगे। क्या करेंगे, हमारी कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर की वैल्यू आएगी जब हम स्क्वायर रूट लेंगे 1 अपॉन रूट 2। यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, कैपिटल आर रूट 2, कितनी आ गई स्मॉल आर की कैपिटल आर रूट 2। ओके, अब हमें क्या निकालनी है, ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर। ओके, लिखते हैं यहाँ ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला जी एम अपॉन क्या था हमारा स्मॉल आर था, और जी एम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जीएम की जगह हमने अभी वैल्यू निकाली जी आर स्क्वायर। ओके, क्या करेंगे हम, यहाँ हम करेंगे जी आर स्क्वायर अपॉन में लिखेंगे आर की जगह आर रूट 2। इसका अंडर रूट आएगा, आर स्क्वायर से आर कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा हमारा जी आर अपॉन में क्या आएगा रूट 2। ओके, अब हम वैल्यूज पुट करने वाले, क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे 9 पॉइंट वेट, क्या आया था हमारा
स्पीड आ जाएगी हमारी, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट कितनी आएगी 9.8, मल्टीप्लाई करेंगे रेडियस ऑफ अर्थ से, वो कितनी दी है 6371। सो ये हमारा 9.8 मीटर्स में है और हमारी रेडियस किलोमीटर्स में है और आंसर हमारा किलोमीटर्स में है, इसलिए हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो क्या करेंगे इंटू 10⁻⁻3। सो अपॉन क्या करेंगे, हमें यहाँ दिया है क्वेश्चन में कि हम √2 को 1.414 लिख सकते हैं। सो अपॉन क्या लिखेंगे हम, √2 की जगह लिखेंगे 1.414। ओके, सो ये अंडर रूट में आएगा। ओके, सो अब क्या करेंगे हम, जब इसको हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके क्या आएगा हमारा 62435.8 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन आ जाएगा 1.414। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसको डिवाइड करोगे सो अप्रॉक्सीमेटली आएगा अंडर रूट कितना 44.155। ओके, जब इतना आ गया सो आप देखोगे यहाँ ऑप्शंस में क्या होता है हमारा 36 का रूट कितना होता है हमारा 6, और क्या होता है 49 का रूट होता है 7। सो इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो 6 और 7 के बीच आएगा, और हमारे ऑप्शंस में एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें 6 और 7 के बीच है। इसका मतलब हमारा आंसर अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 6.6 किलोमीटर्स पर सेकेंड। सो ये कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो एक बार वापस देख लेते हैं। वेट, क्या है हमारे क्वेश्चन में, हमें दिया है एक सैटेलाइट है जो ऑर्बिट कर रही है अर्थ को एक सर्कुलर ऑर्बिट में और किसी हाइट पर कर रही है। यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें दी है 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें रेडियस ऑफ द अर्थ दी है 6371 किलोमीटर्स। हमें ऑर्बिटल स्पीड बतानी है सैटेलाइट की, हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू दी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। √2 की वैल्यू हमें क्या लिखनी है 1.414, √10 की है 3.162। ओके, सो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमारा ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट का फॉर्मूला क्या होता है, हम उसको v से लिख रहे हैं इक्वल्स टू gm/r अंडर रूट ऑफ। ओके, सो r क्या है हमारा डिस्टेंस है अर्थ की सेंटर से। ओके, सो अर्थ की सेंटर से, सो हमें अब ऐसा रिलेशन ढूंढना है जिससे हम r की वैल्यू ढूंढ सकें। ओके, सो क्या करेंगे उसके लिए हम निकालेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। सो हमारा क्या है, ये जो हाइट है, हाइट से हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दी है, सो हम यहाँ से उस हाइट की वैल्यू निकाल रहे हैं। सो r की वैल्यू हम निकालेंगे, और हमारा g होता है gm/r²। सो यहाँ से हमारी gm की वैल्यू आ जाएगी g कैपिटल R²। ओके, सो अब हम उसको पुट करेंगे यहाँ। सो उसके बाद क्या होगा, हमारा gr हो जाएगा gr²/r²। फिर क्या होता है gr जो है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h, वो हमारी है 4.9, और हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है 9.8। ओके, सो हम इसको जब डिवाइड करेंगे 1/2 आएगा r/r। फिर करेंगे आगे, यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ हमने अंडर रूट लिया। सो अंडर रूट लिया जब, सो क्या हो गया हमारा स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद क्या आएगा हमारा कैपिटल r/r इक्वल्स टू 1/√2। फिर क्या किया हमने, स्मॉल r की हमारी वैल्यू आ गई कैपिटल R√2। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है अंडर रूट gm/r। सो r की वैल्यू पुट की, gm की पुट की, देन क्या किया हमने सॉल्व किया, तो हमारा आंसर आ गया 6.6 किलोमीटर पर सेकेंड। सो अगला क्वेश्चन है, A metal rod is heated at one end and the temperature at the other end rises slowly over time. At the same time, a sealed glass flask filled with water is placed over a flame. फिर क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वाटर का वो राइज करता है। हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन ईच सिनेरियो। ओके, सो पहले क्या हो रहा है, हमारा मेटल रॉड जो है उसको हीट कर रहे हैं एक एंड पर, और जो टेम्परेचर है दूसरे एंड का वो राइज कर रहा है। ओके, सो जब हमारी हीट जो है वो एक एंड से दूसरे एंड पर ट्रांसफर हो रही है, सो क्या हो रहा है हमारा कंडक्शन हो रहा है। ओके, सो इस स्टेप में क्या हो रहा है हमारा कंडक्शन। सो हमारा रॉड में हो रहा है कंडक्शन। सो हमारा ए और डी ऑप्शन इलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या हो रहा है,
जो सील्ड ग्लास फ्लास्क है हमारी फिल्ड विद वाटर, उसको जब हम फ्लेम पर रख रहे हैं, सो क्या हो रहा है, जो वाटर का टेम्परेचर है वो राइज कर रहा है। ओके, सो वाटर का टेम्परेचर जो राइज कर रहा है, एयर से जो हमारी हीट जो है ट्रेवल कर रही है ग्लास फ्लास्क में, सो वो क्या कर रही है, वो EM वेव से ट्रेवल कर रही है इंफ्रारेड रेडिएशन से। सो कौन सा प्रोसेस हो रहा है, रेडिएशन। सो रेडिएशन हो रहा है हमारा, फिर क्या हो रहा है हमारा, सो यहाँ हमारा रेडिएशन हो रहा है, फिर वाटर है जो टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर वो राइज कर रहा है। सो वाटर का टेम्परेचर राइज कर रहा है हमारा कन्वेक्शन से, सो कन्वेक्शन करंट जो है वो वाटर के टेम्परेचर को राइज कर रही है। सो कौन कौन सा प्रोसेस हो रहा है यहाँ, रेडिएशन हो रही है, रेडिएशन हो रही है, फिर क्या हो रहा है हमारा, रेडिएशन हमारी किस में हो रही है, रॉड में हो रही है, और फ्लास्क में क्या हो रहा है, सॉरी हमारी रेडिएशन नहीं, हमारी जब रॉड में क्या हो रहा है, रॉड में हमारी हीट जो है वो क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। सो इसमें हमारा क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रही है, सॉरी यहाँ क्या हो रहा है, कंडक्शन, रॉड में हमारी कंडक्शन हो रही है, और हमारी फ्लास्क में क्या हो रही है, रेडिएशन हो रही है। और क्या हो रहा है हमारा, जब वाटर राइज कर रहा है, सो क्या हो रहा है, कन्वेक्शन। ओके, सो हमारा आंसर क्या आएगा, रॉड में कंडक्शन, फ्लास्क में कन्वेक्शन और रेडिएशन। ओके, सो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट 2 मीटर टॉल इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर्स इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। द लेंस हैज ए पावर ऑफ +5 डायोप्टर। कैलकुलेट करनी है हमें हाइट और नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस। ओके, सो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें हाइट दी है ऑब्जेक्ट की, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी दी है हमें, 2 मीटर्स। ओके, सो हाइट दी है हमें 2 मीटर, टॉल ऑब्जेक्ट है, सो हाइट हो गई ऑब्जेक्ट की 2 मीटर्स। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस किससे लिखेंगे हम, u से लिखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो वो कितना है हमारा, 50 सेंटीमीटर्स दिया है, सो साइन कन्वेंशन से ये कितना लिखेंगे हम, -50 सेंटीमीटर्स लिखेंगे, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, -0.5 मीटर्स। ओके, आंसर हमारे मीटर्स में, इसलिए मीटर्स में लिख रहे हैं। ओके, अब क्या करेंगे, पावर ऑफ लेंस हमें दी है कितनी, +5 डायोप्टर। ओके, अब हम निकालेंगे, क्या करेंगे, अब हम देखेंगे फोकल लेंथ कितनी है। सो एफ से फोकल लेंथ को लिखते हैं, कितनी आएगी, 1 पावर कितनी होगी, 1/5। सो कितनी आ जाएगी, 0.2 मीटर। ओके, 0.2 मीटर आ गई हमारी फोकल लेंथ। सो अब हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। सो उससे क्या निकालेंगे, इमेज डिस्टेंस। ओके, सो इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए हम करेंगे, लेंस फॉर्मूला क्या है हमारा, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1 क्या है हमारा, फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1 हमारा इमेज डिस्टेंस माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो क्या करेंगे, हमारे पास फोकल लेंथ है, हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, हमें इमेज डिस्टेंस निकाला है, 1/v इक्वल्स टू 1/f प्लस करेंगे 1/u। सो कितना आ जाएगा यहाँ से, सो यहाँ से आ जाएगा हमारा 1/v। फोकल लेंथ कितनी है हमारी, 1 सो ये कितनी है हमारी, फोकल लेंथ है हमारी 0.2 मीटर, इसको हम 20 सेंटीमीटर्स लिख सकते हैं। क्या करेंगे, 1/20 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 कितना, 50 सेंटीमीटर्स है हमारा ऑब्जेक्ट दूर। तो कितना आ जाएगा, 50 कितना कितना आएगा, 5 और 25 100, 5 - 2 अपॉन आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा, 3/100। सो ये कितना हो गया हमारा, सो ये आ गया 1/v इक्वल्स टू 3/100। सो हम लिख सकते हैं 3/100। सो यहाँ से हम v की वैल्यू लिख सकते हैं 100/3। सो ये कितना हो जाएगा हमारा, 33.33 सेंटीमीटर्स। सो हमारा जो इमेज हमारा जो क्या है, क्या निकाला हमने, इमेज डिस्टेंस। सो इमेज डिस्टेंस हमारा क्या है, पॉजिटिव है। ओके, सो पॉजिटिव है हमारा। अब हमें क्या देखना है, अब हम मैग्निफिकेशन देखते हैं। ओके, सो m इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, हमें मैग्निफिकेशन से देखेंगे, m इक्वल्स टू v/u इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, 33.33। वेट हम 100/3 लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा, 100/3 अपॉन u की वैल्यू कितनी थी,
हमारी u की वैल्यू कहाँ है, हाँ वो 50। ओके, सो -50 है, -50, सो ये कितना आएगा, -100/150 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, -2/3। सो हमारी मैग्नीफिकेशन क्या है, नेगेटिव है, और हमारी जो है इमेज डिस्टेंस वो क्या है, पॉजिटिव है। सो क्या करेंगे हम, इसका मतलब क्या है, हमारी जो इमेज बनेगी, मैग्नीफिकेशन हमारी क्या है, नेगेटिव है, इमेज डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव है। इसका क्या मतलब हुआ, हमारी जो इमेज बन रही है वो कौन सी है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अब हम हाइट देखेंगे इमेज की। ओके, सो रियल एंड इन्वर्टेड वाले ऑप्शंस देखते हैं। सो हमारा फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन जो है वो इलिमिनेट हो जाएंगे। अब हमें देखनी क्या है, हाइट। क्या करेंगे, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, सो मैग्नीफिकेशन हमारी आई -2/3, और ऑब्जेक्ट की हमें हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है। ऑब्जेक्ट की हाइट हमें दी है, कितनी दी है, 2 मीटर टॉल है, सो 2 आएगा यहाँ। सो क्या करेंगे हम, यहाँ से हाइट ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी, सो ये आ जाएगी -4/3। सो इसको जब हम करेंगे कितना आएगा, -1.33 मीटर्स। ओके, सो हमारा आंसर हो जाएगा -1.33 मीटर्स आ गई हमारी हाइट ऑफ इमेज। सो हमारा आंसर आएगा, हाइट ऑफ इमेज है हमारी 1.33 मीटर्स, और इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेल्स इज नॉट ट्रू। सो सेल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है। ओके, सो पहली स्टेटमेंट क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है जो रेगुलेट करती है मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। सो यस, ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, और वो एलो करती है मूवमेंट न्यूट्रिएंट्स की सेल के अंदर और बाहर। ओके, सेल इंटीरियर कंटेन्स मेनी स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। यस, सो जो सेल का इंटरनल पार्ट होता है उसमें क्या होता है, बहुत सारी हमारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं। सो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, करेक्ट है। ओके, सो नेक्स्ट देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑर्गेनेलीज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी ट्रांसैक्शन नीडेड फॉर सेल सर्वाइवल। सो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ऑर्गेनेलीज होती हैं जो क्या करती हैं, सेल की एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। बोलते हैं ना पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को, सो वो इसीलिए बोलते हैं। सो अगला क्या है, राइबोसोम्स हैं जो वो क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस यूकेरियोटिक सेल्स। सो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। जो क्या है, हमारे राइबोसोम है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, वो क्या होते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। ओके, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, उनका कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। ओके, सो अगला क्वेश्चन देखेंगे, Which of the following metals produce hydrogen gas on reaction with dilute nitric acid? तो कौन सा मेटल है जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है जब वो रिएक्ट करता है विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। सो देखते हैं हम क्या करेंगे, जब कॉपर रिएक्ट करता है ना हमारा नाइट्रिक एसिड से, डाइल्यूट से, तो क्या होगा, क्या बनता है हमारा CuNO3 2 टाइम्स, और क्या बनता है हमारा वाटर बनता है, और बनता है हमारा NO। ओके, सो यहाँ तो कोई भी हमारी हाइड्रोजन गैस नहीं बनी, इसलिए हमारा कॉपर आंसर नहीं आएगा। सो नेक्स्ट क्या है, जिंक। सो जिंक को देखेंगे, क्या करेंगे, जब जिंक रिएक्ट करता है HNO3 से, डाइल्यूट से ही बात हो रही है। ओके, सो क्या बनता है हमारा ZnNO3 2 टाइम्स, और क्या बनता है हमारा वाटर बनता है, और क्या बनता है N2O। ओके, सो यहाँ भी हमारी हाइड्रोजन गैस नहीं बन रही, सो बी ऑप्शन भी नहीं आएगा आंसर। सो नेक्स्ट देखेंगे, मैग्नीशियम जब रिएक्ट करेगा HNO3 डाइल्यूट से, सो क्या बनेगा हमारा, अब बनेगा MgNO3 मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। सो यस, जब हमारा मैग्नीशियम रिएक्ट करता है सो क्या बनती है हमारी हाइड्रोजन गैस, हमारी
रिलीज होती है। सो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो ये जो है ना हमारा रिएक्टिविटी सीरीज में दिया हुआ है, जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू जिंक, और मैग्नीशियम जो है वो इन दोनों से हाईली रिएक्टिव है। सो इसीलिए ऐसा होता है। सो नेक्स्ट देखेंगे, which of the following statements about conventional sources of energy and their improvements is true? So conventional sources of energy और उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है वो देखेंगे। पहली स्टेटमेंट क्या है हमारी, थर्मल पावर प्लांट्स कैन नॉट एक्सीड 35% एफिशिएंसी इवन विद एडवांस्ड बॉयलर टेक्नोलॉजी। सो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं हमारी, थर्मल पावर प्लांट्स क्या कर सकते हैं, उससे अचीव कर सकते हैं एफिशिएंसी कितनी, अप टू 40 to 45%, इवन उससे भी हाइयर है, अप टू 40 to 45%। ओके, नेक्स्ट क्या है, सुपर क्रिटिकल एंड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स एलो कोल पावर प्लांट्स टू अचीव हायर एफिशिएंसी। ओके, सो क्या दिया है हमें, सो यहाँ हमारे दिया है कि जो सुपर क्रिटिकल और अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स हैं वो क्या करते हैं, कोल पावर प्लांट्स को अलो करते हैं टू अचीव हायर फ्रीक्वेंसी। सो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। सो जो हमारे सुपर क्रिटिकल और अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं वो हायर स्टीम प्रेशर पर ऑपरेट करती हैं और हायर प्रेशर टेम्परेचर पर ऑपरेट करती हैं देन जो हमारे ट्रेडिशनल प्लांट्स होते हैं। ओके, इससे क्या होता है, वो ज़्यादा फ्यूल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर पाते हैं और इससे क्या होता है, हमारी एफिशिएंसी जो है वो हाई हो जाती है। सो नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स कैन नॉट इम्प्रूव एनर्जी आउटपुट वंस द डैम इज बिल्ट। ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट है उनकी एफिशिएंट क्या है, उनकी जो एनर्जी आउटपुट है, एनर्जी आउटपुट उनकी इम्प्रूव हो सकती है डैम बनने के बाद। इम्प्रूव कैसे होगी, जब हम क्या करेंगे, अपग्रेड करेंगे टर्बाइंस को, जनरेटर्स को, और यूज करेंगे हाई टेक्नोलॉजी का कंट्रोल सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्या है, efficiency of petroleum refining is solely determined by the quality of crude oil, not technology। So क्या है इसका, ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। जो हमारा पेट्रोलियम है उसकी जो एफिशिएंसी है वो डिपेंड करती है ऑन दी रिफाइनिंग प्रोसेस पर डिपेंड करती है देन दी क्वालिटी ऑफ दी क्रूड ऑयल। ओके, जितनी हम हाई टेक्नोलॉजी यूज करेंगे उतनी हमारे पेट्रोलियम जो निकलेगा उसकी हाई एफिशिएंसी होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, which of the following statements about non-conventional sources of energy and their improvements is correct? So statement देखेंगे कौन सी हमारी correct है। So first क्या है हमारा, commercial solar panels can only convert 10 to 12% of sunlight into electricity। No, ये statement हमारी गलत है। जो हमारी modern commercial solar panels है उनकी क्या है, efficiency to convert कितनी convert करते हैं, 15 to 22%। 15 to 22% सनलाइट को वो कन्वर्ट करते हैं। सो अगली स्टेटमेंट है, विंड एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूव्स बाय यूजिंग लार्जर एंड मोर एरोडायनामिकली डिजाइंड ब्लेड्स। सो यस, ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। क्या होता है, जितने हमारे बड़े ब्लेड्स होंगे, जितने अच्छे मतलब लार्ज ब्लेड होंगे, वो क्या करेंगे, एरिया इंक्रीज करेंगे। उससे क्या होगा, हमारी जो टर्बाइंस हैं वो ज़्यादा विंड कैप्चर करेंगे। उससे क्या होगा, हमारी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज करेगी। ओके, सो अगला स्टेटमेंट क्या है, टाइडल एनर्जी कैन नॉट बी हार्नेस्ड इफेक्टिवली ड्यू टू प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ टाइड्स। सो क्या दिया है, ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। क्या है, जो हमारी टाइड्स की जो प्रिडिक्टेबिलिटी है वो एक हाईली रिलायबल सोर्स है किसके लिए, रिन्यूएबल एनर्जी का। क्या होता है, हमारी जो टाइड्स की जो प्रिडिक्टेबिलिटी है वो डिपेंड कर टाइडल एनर्जी जो है हमारी वो डिपेंड करती है ऑन द प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ टाइड्स। ओके, सो अगला क्या दिया है, जियोथर्मल एनर्जी आउटपुट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी एंड हीट एक्सट्रैक्शन मेथड्स। क्या दिया है, जो जियोथर्मल एनर्जी का आउटपुट है वो डिपेंड नहीं करता ऑन दी ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी एंड हीट एक्सट्रैक्शन मेथड। सो ये भी गलत है, हमारा जो जियोथर्मल एनर्जी आउटपुट है वो डिपेंडेंट है ऑन दी ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी एंड हीट एक्सट्रैक्शन मेथड्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सो मैच द फॉलोइंग है। सो देखेंगे फर्स्ट क्या है, सीजियम। सो सीजियम क्या है, सीजियम एक मेटल है जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट है। ओके, सो जिंक क्या है, जिंक एक मेटल है जो ब्रिटल है
और आयोडीन क्या है, आयोडीन हमारा नॉन मेटल है जो क्या है, लस्ट्रस है। जनरली जो मेटल होते हैं वो लस्ट्रस नहीं होते, बट जो आयोडीन है वो एक एक्सेप्शन है। और ग्रेफाइट क्या है, नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर किसका है, इलेक्ट्रिसिटी का। सो डी ऑप्शन आ गया फोर्थ का। ओके सो क्या है हमारा फर्स्ट का सी, सेकंड का क्या दिया है बी, फर्स्ट का सी, सेकंड का बी, और क्या दिया है हमारा थर्ड का ए और फोर्थ का डी। हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल पी, क्यू एंड आर हैव डिस्टेंस डिफरेंट पोजीशंस इन द एक्टिविटी सीरीज। मेटल पी जो है वो रिएक्ट कर रहा है विग्रसली विद वाटर, क्यू रिएक्ट कर रहा है स्लोली कर रहा है एसिड से, और आर मेटल जो है वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा वाटर और एसिड से। उनके जो ऑक्साइड हैं PO2, QO और R2O3 है। हमें क्या बताना है, उनकी रिएक्टिविटी को देख के मेथड कौन सा यूज हो रहा है उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ओके सो देखते हैं। सो क्या दिया है, मेटल पी जो है वो क्या कर रहा है, विग्रसली रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ। सो पी जो है यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि पी क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल है। हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक कौन सा हो सकता है, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है। ओके लाइक सोडियम और पोटेशियम। ओके सो हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम और पोटेशियम, ये एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस होती है। ओके इलेक्ट्रोलिसिस होती है उनके ओर्स की, ओके उनके मोल्टन ओर्स की। सो क्या आएगा हमारा, पी में हो रही है इलेक्ट्रोलिसिस, सो हमारा आंसर बी और डी ऑप्शन नहीं होगा। सो ये पहले ही एलिमिनेट कर देते। सो नेक्स्ट क्या दिया है हमारा, क्यू के बारे में दिया है, वो स्लोली रिएक्ट कर रहा है एसिड्स के साथ, स्लोली रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी जो है क्यू की रिएक्टिविटी जो है वो क्या है, मीडियम है, मीडियम रिएक्टिविटी है। और कौन सा मेटल हो सकता है, जिंक हो सकता है और आयरन हो सकता है। ओके जिंक और आयरन हो सकता है। और ये हमारे एक्सट्रैक्ट कैसे होते हैं, ये एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन प्रोसेस का यूज करते हैं। और ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट होते हैं, कार्बन से। ओके सो देखते हैं, रिडक्शन वाला ऑप्शन है, रिडक्शन बाय कार्बन दोनों में दिया। सो आर को देखते हैं, आर क्या कर रहा है, किसी से भी रिएक्ट नहीं कर रहा, पानी से भी नहीं और एसिड से भी नहीं। इसका मतलब क्या है, हमारा जो आर है, आर क्या है, आर की लो रिएक्टिविटी है, आर की लो रिएक्टिविटी है। और लो रिएक्टिविटी कौन कौन से मेटल्स की होती है, गोल्ड की होती है और हमारे सिल्वर की होती है और प्लेटिनम की होती है। ओके सो ये क्या है, हमारे मेटल्स हैं जो क्या हैं, लो रिएक्टिव। ओके सो ये एक्सट्रैक्ट कैसे होते हैं, सो ये जनरली क्या होता है, प्योर फॉर्म में मिलते हैं हमें एज देयर नेटिव क्या है, नेटिव मेटल्स। ओके सो क्या दिया है हमारा, रिडक्शन से नहीं मिलते कार्बन की। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेटिव मेटल्स हैं, इनके लिए एक्सट्रैक्शन प्रोसेस नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट्स पैरासिटिक न्यूट्रिशन। सो पैरासिटिक न्यूट्रिशन किस में होती है, सो नाइट्रोसोमोनास में क्या होता है, कीमोसिंथेसिस। ओके सो ये हमारा आंसर नहीं होगा। और ये क्या करता है, अमोनिया को ऑक्सीडाइज करता है नाइट्राइट में। और एमीवा में क्या होता है, एमीवा तो आपको पता ही होगा, इरेगुलर सी शेप होती है इसकी। और ये क्या करता है, इसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ओके ये तो आपने 10th में पढ़ा भी होगा, होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है इसमें। और ये क्या करता है, डायरेक्टली एनगल्फ कर लेता है सॉलिड फूड को। और किस प्रोसेस से एनगल्फ करता है, फैगोसाइटोसिस। सो ये भी हमारा आंसर नहीं आएगा। और क्या है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या करता है, प्लाज्मोडियम हमारा मलेरिया कॉज करता है, और ये क्या करता है, इसमें पैरासिटिक न्यूट्रिशन होती है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ओके पैरासिटिक न्यूट्रिशन होती है इसमें। और ये क्या करता है, होस्ट की बॉडी के अंदर रहता है। और कौन कौन से होस्ट है प्लाज्मोडियम के, एक तो ह्यूमंस हैं, दूसरे क्या है, मॉस्किटोस। और ये न्यूट्रिएंट डायरेक्टली होस्ट की बॉडी से लेता है, इसलिए ये क्या करता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। सो सी ऑप्शन है हमारा आंसर इसका। और पैरामीशियम क्या करता है, पैरामीशियम में भी हमारी होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है।
ओके, सो ये क्या करता है, ये अपने सीलिया को यूज करता है और उससे क्या करता है, फूड को अपने ओरल ग्रुप में एंटर करवाता है। ओके, सो ये भी हमारा आंसर नहीं है। सो आंसर क्या है, प्लाज्मोडियम। सो इससे आगे की वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।